पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, और दैट वन इज डॉक्टर सुरेंद्र वत्सर। और हमारे बीच में एक हम्बलनेस, सिंप्लिसिटी और प्रभावशालीता का अगर कोई प्रतीक है आरसीएम में, तो दोस्तों वो नन अदर देन डॉक्टर सुरेंद्र वत्सर। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जस्ट बनावटी बात या जस्ट मोटिवेशन के लिए बोल रहे हैं। इसका प्रभाव हम हर दिन सुबह मिरेकल मॉर्निंग में जो 15 मिनट का सेशन चलता है चैट विद सुरेंद्र वत्स, नो डाउट दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में डॉक्टर वत्स साहब का जो चैनल है, जिससे मैं ये कहूँगा कि करोड़ों लोग आज एजुकेट कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं उससे, इस खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ से लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ये वो उद्योग है जिसके बारे में लोगों को इसकी पावर का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वत्सर जो काम कर रहे हैं ना आज चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से, स्पेशली आई वुड लाइक टू से कि इतना शानदार लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है इससे, इस इंडस्ट्री के बारे में वी कांट इमेजिन दोस्तों। तो आज हम सभी हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अ, वत्सर का हमें टाइम मिला है, और वत्सर के ऊपर हमारा अधिकार है दोस्तों, क्योंकि वो एक मिसाल है हमारे आरसीएम परिवार के अंदर, जिन्होंने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया है। बहुत सारी पर्सनैलिटी है आरसीएम में, लेकिन दोस्तों रियल में अगर मैं बताऊं ना, मैं जेन्युइनली प्रभावित हूँ किन्हीं से, जिनसे मैंने बहुत कुछ शुरुआती दौर में सीखा है, और वो जानते भी हैं कि जिस अंदाज में हमने मेहनत की हुई है, तो एक एक कदम पे हमने उनकी एजुकेशन को फॉलो किया है, उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो किया है। और रियली बताऊं तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब आप लोगों को भी हमारे अंदर भी जरूर देखने को मिलता होगा। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। और सीखते रहेंगे दोस्तों, लेकिन आज समय हम चाहते हैं कि सर को ही सुने हम ज़्यादा, ताकि हम इतने सारे वत्स साहब, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारा लिंक है, छोटा सा लिंक अभी रिसेंटली शुरू किया है, लेकिन जो यहाँ पे आके लोग सीख पा रहे हैं, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ पा रहे हैं, जो बोलना सीख रहे हैं, वो अद्भुत है। मेरे को बड़ा बहुत अच्छा प्राउड फील करवाता है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ सर कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर इस पोर्टल के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे आके जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की, वो प्लान दिखाने को लेके, प्रोडक्ट की नॉलेज को लेके, और दूसरी बहुत सारी अदर पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो सीख रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग है सर। मैं पर्सनली उससे बहुत प्रभावित हूँ, और आज आपका आगमन जो है ये उसमें चार चांद लगा देगा सर। तो डेफिनेटली हम इस पोर्टल को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे, इसको हम बड़ा भी प्लान करेंगे, और इससे हम बड़े बड़े अचीवर्स निकालने की प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। और उसमें एक एक व्यक्ति का वो कंट्रीब्यूशन है सर, जो उन्होंने सीखा है ना, उसके प्रभाव से बहुत सारे लोग नए आके यहाँ पे जो सीख पा रहे हैं, मैं खुद उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो आज सर आपका सानिध्य इसमें और बेहतरी ला के रखेगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको सब लोगों के वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम है गुरुदेव, वेलकम है आपका। वेलकम सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद किरण पाल जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एक नए हमारे टेक्निकल क्वालिफायर बने हैं राजेश पांडे जी, अगर मैं नाम गलत उच्चारण नहीं कर रहा हूं तो पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी ने ये कहा है एक जगह, सतीश पंडित जी ने, कि अगर आप अपनी टीम की सहायता करना चाहते हो तो बस अपना लेवल बदल के दिखा दो उनको, उनकी सहायता अपने आप हो जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रेरणा टीम को तब मिलती है जब अपलाइन का लेवल चेंज होता है। और राजेश पांडे जी ने इसलिए किया, और क्योंकि आपके बहुत सारे अपलाइनों ने पिनें बदली हैं, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिन राकेश शर्मा गौतम जी की मिली है। हम सब लोगों ने, काफ़ी लोग उपस्थित थे, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में हम सब ने सेलिब्रेट किया। तो आप इस मामले में बहुत लकी हैं। एक तो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी आरसीएम मिली, और उसके बाद में दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइनें आपको मिली, जिसमें किरण पाल जी कॉमन अपलाइन में हैं, गुलाटी साहब हैं, कितने सारे लोग हैं, राकेश शर्मा जी हैं। और मैं बहुत प्राउड के साथ में कहता हूं कि मैं भी आपकी इसी टीम का, एक एलओएस का लाइन ऑफ स्पॉन्सर का एक हिस्सा हूं। सो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, और जब आप बढ़िया करते हैं तो फिर आपसे और ज़्यादा उम्मीदें लग जाती हैं। जो निकम्मा नालायक होता है ना, उससे तो कोई उम्मीद नहीं लगाता, उससे तो बोलते हैं तो बस ऐसे जैसे पढ़ा रहे वहीं ठीक है। लेकिन जो कुछ करने वाला होता है ना घर में भी, उससे सारे उम्मीद लगा के रखते हैं। तो आपसे उम्मीदें टीसी सर तक पहुंच गई हैं, आपकी आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, और वहां तक आपसे बड़ी उम्मीदें, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उम्मीदों पे आप बहुत खरा उतर रहे हैं।
तो आज बहुत ज़्यादा मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो बात नहीं करूंगा, थोड़ा लिमिटेड सा टाइम है एक्चुअली। आज मैं एक विशेष आमंत्रण के लिए आपको न्योता देने के लिए आया हूँ। घर वाले नज़दीक वाले लोगों को न्योता देते हैं ना पर्सनली, तो एक न्योता देने के लिए आया हूँ और ये न्योता एक विशेष कार्यक्रम के लिए है। ये न्योता किसको दिया जाए उसके लिए दो क्राइटेरिया मैंने रखे चुनाव के। पहला क्राइटेरिया तो ये कि जींद के आसपास के लोग होने चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये जींद में होगा, तो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। अगर महाराष्ट्र वालों को बोलेंगे तो तो महाराष्ट्र वाले भी जाएंगे, तो बिहार वाले भी जाएंगे, लेकिन उनको भनक लगने नहीं देनी। हमने नज़दीक वालों को ही बुलाना है, वो जींद के आसपास वालों को बुलाना है। तो इसलिए राजेश वत्स हमारे बीच में है उचाना से, और बाकी साथी होंगे जींद के आसपास से। तो पहला क्राइटेरिया तो ये था। अब जींद के आसपास में भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप काम करते हैं। फिर दूसरा क्राइटेरिया ये था कि वो टीम, वो ग्रुप जो मेरे दिल के बड़े नज़दीक हो। तो अब वो उसके लिए मैंने गुलाटी जी से बातचीत की। गुलाटी जी ने बोला, गुलाटी जी मेरे बहुत नज़दीक थे, किरणपाल जी के पास में आता, तो उन्होंने बोला कि किरणपाल जी की टीम है और बड़ी ज़बरदस्त टीम है। तो फिर किरणपाल जी से मैंने बातचीत की। तो एक विशेष आयोजन है, उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। आयोजन क्या है? कवि श्रोमणी पंडित जगदीश चंद्र वत्स साहित्य संगोष्ठी का प्रोग्राम है। कहाँ पे है? जींद में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, उसके ऑडिटोरियम में है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपने देखी होगी, ऐसे जींद यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है। उसमें हरियाणा के साहित्य से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं वो वहाँ पे आएंगे, बड़े लोग। जैसे हरियाणा साहित्य अकेडमी सरकार की एक बड़ी संस्था है, उसके डायरेक्टर हैं धर्मदेव विद्यार्थी जी, वो अतिथि रहेंगे। हरियाणा कला परिषद एक संस्था है हरियाणा सरकार की, उसके जो डायरेक्टर हैं गजेंद्र फोगाट, कलाकार भी हैं बहुत अच्छे, वो रहेंगे। उसके अलावा संभावना है कि अभी हमारा हरियाणा के जो वाइस क्या बोलेंगे उनको, उपसभापति हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं लोग इसमें विधानसभा में, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, संभवतः वो रहेंगे। और एक हरियाणवी कलाकार है बड़ा अच्छा, उसके चुटकुले बड़े फेमस हैं, महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू पद्मश्री मिला उनको अभी पिछले दिनों, तो बड़ा मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया हरियाणा का। तो पद्मश्री महावीर गुड्डू जी को सुनने को मिलेगा। और एक बड़ा उभरता हुआ कलाकार है जो हरियाणवी भजन रागनी गाते हैं, विकास सातरोड, वो रागनी गाएंगे। तो वो एक बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम रहेगा। कुछ लोगों ने पंडित जगदीश चंद्र वत्स की कविताओं के ऊपर में पीएचडी की है, तो पीएचडी की है, कमोदा से हैं मिस्टर संजीव, वो रहेंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने किस सब्जेक्ट पे पीएचडी की। और रागनियों का, भजनों का प्रोग्राम रहेगा। तो मैं थोड़ी सी एक दो आना आपको वानगी दिखाता हूँ उनकी कविताओं की। उन्होंने हर सब्जेक्ट के ऊपर में कविताएं लिखी हैं, तो ताकि समाज को एक अच्छी दिशा मिले। तो समाज की एक बड़ी बुराई है, कुरीति है, और वो है दहेज। दहेज लोगों को किस प्रकार से पीछे लेके जा रहा है, और इस बुराई को बचाने के लिए उन्होंने आज से लगभग 40-50 साल पहले ये कविता लिखी होगी, 30-40 साल पहले लिखी होगी, क्योंकि 1996 में उनका देहांत हो गया था। तो शायद 15-20 साल पहले उन्होंने लिखी होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो 35-40 साल पहले की एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ, हरियाणवी में है, चीजें आपको समझ में आ जाएगी और थोड़ा आनंद लीजिएगा इसका। सब गंदी खत्म रिवाज करो, सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च व्याकाज करो। ये इसकी पहली लाइनें हैं, दोहा है। पहली, इसको कली बोलते हैं, पहली कली में वो लिखते हैं, दहेज दिखावा थापे मिलनी, खर्च बढ़ाना ठीक नहीं, पैसे से जागीर बढ़ाओ, जेवर चढ़ाना ठीक नहीं, लड़की देखन इतना लैंडा, जुड़ के जाना ठीक नहीं। लैंडा बोलते हैं ज्यादा, उसको ज्यादा लोग जाते हैं ना, उसको लैंडा बोलते हैं, हरियाणवी शब्द मिलेंगे आपको प्योर। लड़की देखन इतना लैंडा, जुड़ के जाना ठीक नहीं,
500 देके 1000 चावें, सट्टा लाना ठीक नहीं, मोल चुकाना ठीक नहीं, सब टाला सौदेबाज करो, सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च व्या काज करो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में पैसा है तो उससे जमीन जायदाद बढ़ाओ अपनी, उसको ब्याह में खर्च मत करो। अगली दूसरी कली में कहते हैं, देखम देखा क्यों लुटते। दहेज देखम देखा देते हैं, उसने अपनी लड़की की शादी में ये दिया था तो मैं नहीं दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी समाज में। तो वो कहते हैं कि देखम देखा क्यों लुटते, जो छोड़ नास की राई ने, कूलर फ्रीज टेलीविजन करें, पक्के ब्याह सगाई ने। उस जमाने में टेलीविजन आता था, बड़ा सबसे बड़ा मतलब गांव में आ जाता था तो रुक्का पाट जाया करता, जिसके घर पे वो एंटीना टंग जाता तो उनको ये हो जाता कि भाई इनको ब्याह में मिला होगा ये। तो उस दौर में ये कविता उन्होंने लिखी है, कूलर फ्रीज टेलीविजन करे, पक्के ब्याह सगाई ने, 21 थाल प्रांत स्टील की, चाव में फ्रूट मिठाई ने, गरम सूट हो बीए लड़की, 10वीं फैल जमाई ने, त्यागो लोभ कसाई ने, ये ब्लैक मेल बंद आज करो, सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च ब्याह काज करो। आजकल तो सूट वूट तो हम सारे पहने रहते हैं, तो ये वो जमाना था जब डिमांड होती थी कि भाई बटेवे के लिए ना गरम सूट कोट पैंट का कपड़ा आना चाहिए। तो वो एक दहेज में एक मेन आइटम होती थी। और उस जमाने में नकल वकल चलती नहीं थी, पढ़ाई बड़ी सख्त थी, तो 10वीं में बहुत सारे फेल हो जाते थे लड़के स्पेशली। तो इसलिए उन्होंने स्पेशल जिक्र किया कि गरम सूट हो बीए लड़की, 10वीं फैल जमाई ने। तो लड़के की तो 10वीं पार्टी नहीं, वो रह गया, और डिमांड करते थे कि लड़की भी ये पढ़ी होनी चाहिए। तो उन सारी जो परिस्थितियां थी उस समय की, वो चित्रण उन्होंने किया है। तीसरी कली में फिर उन्होंने समाधान भी बता दिया कि भाई इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन। 1 रुपए का रिश्ता रख, घर त्याग सुनार सुनारी का, घर की गाड़ी 5 बराती, दुख मिटे मोटर लारी का, घी के टीन खांड की बोरी। अब घी के टीन की जगह अब तो हमारे यहाँ अलगार्ड आ गया है, वैसे तो उस समय घी चलता था। घी के टीन खांड की बोरी, तोड़ खर्च बेकारी का, खूब पढ़ा लड़के लड़की को, फर्ज यही घर बारी का, टोटे की बीमारी का, तुम बनके वैद इलाज करो, सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च ब्याह काज करो। उन्होंने कहा कि भाई माँ बाप का एक ही फर्ज है, बेटे को और बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। चौथी और अंतिम कली में उन्होंने लिखा है, मत कर्जा सिर करो, धरो क्यों गिरवी लोटे थाली को। पहले जमाने में इतना जबान का विश्वास था कि और गिरवी रखने की कोई चीज नहीं होती ना, घर की थाली और लोटा रख देते थे और पैसे ले लेते थे, और ये थे कि पैसे लुटा देंगे और ये हमारा लोटा थाली वापस ले लेते। तो उस समय की व्यवस्था का चित्रण उन्होंने किया है। मत कर्जा सिर करो, धरो क्यों गिरवी लोटे थाली को, धी ध्यानी की जगह बुलाओ मत साडू और साड़ी को, जुआ तास नास की बाजी, त्यागो श्राप कुढ़ाली को, घुसने मत जगदीश चंद्रदेव कंगाली चंडाली को, पीढ़ी आने वाली को मत टुकड़े की मोहताज करो, सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च ब्याह काज करो। और हम देखते हैं कि दिखावे के चक्कर में जमीन बेच देते हैं, कर्जा ले लेते हैं, और आने वाली पीढ़ी जो है ना वो परेशान रहती है उस कर्जे को उतारने के लिए। और अक्सर गांव में देहात में ये स्थिति ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार की उन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर में भजन रागनियां उन्होंने लिखी हैं। और कितनी लिखी उनकी कविताएं वैसे तो हरियाणा विश्वविद्यालयों में, जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है और महर्षि एमडी यूनिवर्सिटी है रोहतक, उसमें लोक साहित्य के पेपर में उनकी कविताएं और उनकी जीवनी पढ़ाई जाती हैं। तो उनकी कविताओं का संग्रह है कि ये ग्रंथ है ज्ञान सागर के नाम से, ज्ञान सागर प्रथम खंड। ये मोटाई देख लो इसकी लगभग 650 पेज का है ये, और फुल साइज का। और ये एक खंड है। दूसरा खंड है ये इससे भी मोटी है, ये द्वितीय खंड है। तो 1000 के लगभग इन्होंने कविताएं लिखी होंगी।
तो जो हरियाणवी कल्चर में लोग हैं वो इनकी कविताओं को बहुत पसंद करते हैं। और इनकी एक कविता तो इनकी बड़ी फेमस है पूरे हरियाणा में, सुख थोड़े दुख गणे जगत में, भोग्या भोग सरे रानी, किस किस के दुख दूर करें जा दुनिया दुखी फिरे रानी। तो इसमें बताया गया है कि भाई लोग कैसे कैसे किन किन चीजों से दुखी हैं या परेशान हैं। तो ये सारी रागनी भजन आपको वहां पे सुनने को मिलेंगी। एक बड़ा अच्छा भजन है किरणपाल जी, इसको लेके अपना काम को लेके, मेहनत को लेके, कि भाई मेहनत आदमी को करनी चाहिए। और इस भजन में उन्होंने किस्मत को, कर्म मतलब किस्मत, काम और कर्म का जोड़ा बताया है कि अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, तो कर्म जो है आपके, किस्मत जो अपने आप बनती चलेगी। काम कर्म का मेल, काम ते कले कंगाली मिटा करे, बिना काम बेकार फिरन में कदर मनुष्य की घटा करे। वो कहते हैं कि काम और कर्म का मेल है, अगर मेहनत करोगे तो कर्म अपने आप मिल जाएगा, मेहनत करोगे तो पिन अपने आप आ जाएगी। पहली कली में कहते हैं काम करने के फायदे बता रहे हैं, काम करे ते सेहत बनती, बिना काम निर्बल हो जा, हाथ पैर मजबूत काम ते पत्थर जैसा दिल हो जा, दिल ते सोचे मन ते कर दे मन की मांग सफल हो जा, काम करे ते जीवन भर की कठिन समस्या हल हो जा, और काम से बुद्धि चंचल हो जा, काम से किस्मत छटा करे, बिना काम बेकार फिरन में कदर मनुष्य की घटा करे। काम से के मिलता है फिर अगर आप मेहनत करते हैं, काम से नाम जगत में पावे, काम से नाम जगत में पावे, बेकारी में बर्बादी, काम करे ते राजपाट, और काम और मिले काम से आजादी, काम करे ते ऐस अमीरी, काम करे ते ब्याह शादी। जो काम धाम नहीं करते तो उनके रिश्ते भी नहीं होते। धन माया जागीर काम तय, बिना काम इज्जत आदि, रंज फिकर गम गर्दिश व्याधि, दूर दिलद्दर हटा करे, बिना काम बेकार फिरन में कदर मनुष्य की घटा करे। तीसरी कली में कहते हैं बिना काम फिरने वालों में 100 अवगुण गुण एक नहीं। जो बिना काम फिरेंगे ना इधर उधर, तो उनमें अवगुण बहुत सारे हो जाएंगे, गुण एक नहीं रहेगा। बिना काम फिरने वालों में 100 अवगुण गुण एक नहीं, कुकर्म करे कुसंगत बैठे, भली जगह पाटेक नहीं, चौपड़ ताश नाश की बाजी, काम करे कोई नेक नहीं, निंदा चुगली झूठी सेखी, नशे विषय में छेक नहीं, ज्ञान विचार विवेक नहीं, नित बुरा बदी में पिटा करे, बिना काम बेकार फरण में कदर मनुष्य की घटा करे। और अंतिम कली में लिखा है काम कर्म का जोड़ा होस है, कर्म काम में लीन रहे, जागे भाग कर्म करने से नहीं किसी से हीन रहे, कलह क्रोध सुस्ती टोटे में 8 पैर लटापीन रहे, बिना काम जगदीश चंद्र नर टुकड़े का अधीन रहे, चिंता में गमगीन रहे, कभी ओम नाम ना रटा करे, और बिना काम बेकार फिरण में कदर मनुष्य की घटा करे। तो इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को काम के प्रति प्रेरित किया कि भाई काम करना जो है ना वो बहुत जरूरी है जीवन में, और उसके क्या क्या फायदे हैं। एक लास्ट और सुना रहा हूं आपको, तो पता नहीं मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सुनाने में। तो एक उन्होंने ना किसान का चित्रण किया है, वो खुद भी उन्होंने खेती की, जो किसान आदमी है वो कितनी मेहनत करता है और उस मेहनत के बदले उसको क्या मिलता है, तो उसका बड़ा अच्छा चित्रण है, तो ध्यान से सुनिएगा। सारा देश तरक्की कर गया लड़के और झगड़ के रहे, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के रहे, 8 पैर और 60 घड़ी, 24 घंटे मतलब 8 पैर और 60 घड़ी ना किसे वक्त आराम तने, सारी उम्र गुजर जा दुख में, कोन्या सुख का नाम तने, गर्मी सर्दी वर्षा में भी करने सो काम तने, ऊठ सवेरे घर से निकले होवे खेत में शाम तने, आधी रात आन पड़ सोवे ले ऊठ पैर के तड़के रहे, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के रहे। दूसरी कली में दिनचर्या बताई है कि किसान की दिनचर्या क्या होती है।
ऊठ सवेरा हल जोतता है। अभी तो हल और किसान मतलब वो बैल नहीं रहे, नहीं, किसान हमेशा सूरज निकलने से पहले अपने खेत में चला जाता था। ऊठ सवेरा हल जोतता है, ना जंगल टट्टी जाना है, पाटे कपड़े टूटी जूती नहीं टेम पे नहाना है, खून पसीना देख तेरा न्यू मन में पछताना है, ऐसे लोग कमाऊ का फिर कितना निर्बल खाना है, एक गंठा, गंठा कहते हैं प्याज को, एक गंठा दो लाल मिर्च तेरा धड़दे नून रगड़ कर है, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़कर है। तीसरी कली में बताया है, काम काज कर घर पे आवे ले पानी का बेरा रहे। नहर से पानी का एक टाइम होता था कि भाई किस समय नंबर आएगा। आधी रात सिखरते डलते वार लाग जा तेरा रह, ठाके कस्सी फेर चाल दे हो चाहे घोर अंधेरा रह, पड़े कसाई पाड़ा मुंह में देख दुखी जी मेरा रह, तार दोरड़ा मोरी खोले बीच नहर में बड़के रह, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़का रह। चौथी कली में बताया है कि सुखते रोटी खान मिले ना, फिकर गात में भारी, किते पानी बिन खेती सूखे किते किते जा मारी, किते तो पानी ज्यादा आ जाए और किते सूखा पड़ जा, कदे मुस्सा कदे फड़का टिड्डी दे जा खड़ी बुहारी रह, अड़ लाग गए कदे पाला पड़ जा खड़ी सूख जा सारी रह, रही सही ने डुंडा खोदे ओले डोब दे पड़कर है, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़कर है। तो प्रकृति की जो आपदाएं किसान पे आती हैं उसमें ये चित्रण किया गया है, और क्या क्या किसान की फसल को कैसे कैसे नुकसान होता है। डांगर बंदर मिरग पखेरू मोर खेत न खावे से, पनसाली पटवारी मांगे हड़ पे धड़ी उगावे से, कोई चंदा कोई करा मांगे तने लूट लूट ले जावे से, फिर दरोगा जी आवे तो बुग्गी तूड़ा चावे से, फिर थाने का सिपाही आ जाए कि भैंस के लिए तूड़ा भिजवा दिए, फिर दरोगा जी आवे तो बुग्गी तूड़ा चावे से, दो पैसे का आन सिपाही बोले सिर पे चढ़ कर है, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़कर है। और अंतिम कली में लिखा है, माल गुजारी देनी हो जगदीश कल्टरी नहरी रह, घर में ना दाने रहे खाने जान विप्त में फैरी रह, तू सबकी प्रतिपाल करे, प्रतिपाल मतलब रक्षा करना, तू सबकी प्रतिपाल करे पर तेरा जमाना बैरी रह, हाड़ मांस और खून चूस लिया कसर मरण की रहरी रह, एक बोरी तेरा घरा नाज की वह लाला जी का रड़कर है, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़कर है। सबको दे दिया, बस थोड़े से गेहूं बच रहे हैं, और वो किसी का कर्जा देना हो तो कर्जदार वो देनदार ये सोचे कि भाई ये और कुछ नहीं तो ये बोरी दे दे देने की मेरे। तो ये किसान का उन्होंने चित्रण किया कि किसान की किस प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के बारे में बहुत कुछ बोला, और बहुत सारी कविताओं का आनंद आपको उस दिन आपको आने वाला है। तो सुबह 10 बजे से लेके और 2 बजे तक का ऑफिशियल प्रोग्राम रहेगा, जिसमें साहित्यिक चर्चा रहेंगी, भजन रागनी रहेगी। 2 बजे फिर वहां पे एक छोटी भोजन की व्यवस्था रहेगी, और उसके बाद में फिर रागनियों का प्रोग्राम फिर लेट तक चलता रहेगा, लंच के बाद भी चलेगा। तो आप विशेष रूप से आमंत्रित हैं इस प्रोग्राम में, और जो जो साथी आना चाहें थोड़ी संख्या पहले सुनिश्चित करनी पड़ेगी किरणपाल जी, क्योंकि ऑडिटोरियम है तो कैपेसिटी जो है ना वो लिमिटेड है। तो अभी तो ज्यादा भी संख्या हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को फिर मैं नहीं बोलूंगा, तो एक बार काउंसलिंग करके या तो भी बातचीत कर सकते हैं, कुछ साथियों से अगर बात हो गई तो कुछ संख्या नोट कर सकते हैं, ताकि आगे की प्लानिंग उसी प्रकार से हो, क्योंकि 3-4 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया, मैं भी खो गया था आपके साथ साथ, और आज आपका हरियाणवी अंदाज देख के बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। एक तो व्हाट्सएप का हम एक अलग ग्रुप देखते हैं मीटिंग्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर,